बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आज वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो एमसीक्यूज है हमारे पास, सबसे पहला 1.1, उसमें वो कह रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि सबसे ज़्यादा सुइटेबल है यानी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है किसके लिए, कि मतलब यूज़ कर सकते हैं हम ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड को की थिकनेस को मेजर करने के लिए। यानी कोई भी कार्डबोर्ड है ना, कोई भी गत्ता है, उसकी थिकनेस को या किसी शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसकी थिकनेस कितनी कम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी अगर उसकी थिकनेस हो, जैसे इसकी थिकनेस कितनी कम है, इस तरह से कार्डबोर्ड की या गत्ते की, जैसे इस बुक का गत्ता है तो उसकी थिकनेस कितनी कम है। तो हमने अगर इतनी कम थिकनेस का इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना हो तो हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज करते हैं, क्योंकि मीटर रूल से तो हम मीटर्स में मेजरमेंट लेते हैं ना, या फिर सेंटीमीटर्स में। और वर्नियर कैलिपर भी इतनी ज्यादा छोटी मेजरमेंट नहीं दे सकता। हमने जब स्क्रू गेज का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि स्क्रू गेज जो है वो कार्डबोर्ड इतनी कम थिकनेस को भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, तो ये जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं ना, उनका एक टेबल बना हुआ था पूरा, जिसको याद किया था और मैंने आपको बताया था कि इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। और ये मैंने आपके लिए एक निमोनिक भी उस टाइम पे आपको दिखाया था। ये निमोनिक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाके देख लें, उसमें मैंने आपको इस निमोनिक से बहुत अच्छे से वो टेबल याद करवाया है, तो आप इस निमोनिक को देखें। अच्छा, जब आप इसको याद रखेंगे तो आपको टेबल याद रहेगा। फनी पपी नेम्ड विक्की माउस कैन डांस काइंडली मेकिंग ग्रेट टिकटॉक पोस्ट एवरी डे। और फिर मैंने याद करने का एक तरीका भी बताया था कि ऊपर से जो है वो 10 की पावर -18 से शुरू हो रहा है, फिर वो 3 के टेबल की फॉर्म में नीचे की तरफ आता जा रहा है माइनस में, और फिर 10 की पावर -1 तक आने के बाद फिर 3 के टेबल से वो बढ़ता जाएगा। वो पूरा मैंने आपको मेथड समझाया था। अच्छा, तो अब 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -15 के। आगे वो कह रहे हैं कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। अब आपने यहाँ पे ईयर देख के इसको टाइम का यूनिट नहीं बना देना या लाइट का यूनिट नहीं बना देना। लाइट ईयर होता है कि वो डिस्टेंस जो लाइट जो है वो 1 साल में ट्रैवल करती है, यानी पूरे 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। इनमें से कौन सी जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है ये सब जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी इनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और इनके यूनिट्स भी होते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन जो कलर है उसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते, ना ही इसका कोई यूनिट होता है। तो कलर जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आगे वो कह रहे हैं कि जब हम एक मेजरिंग सिलेंडर को यूज कर रहे होते हैं तो एक प्रिकॉशन या एक हिफाजती तदबीर जो हमने लेनी चाहिए, यानी जिस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या था, जिससे हम वॉल्यूम को मेजर करते थे ना, इस तरह से हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर सा पड़ा हुआ था और उसके अंदर जो है वो वाटर था और हम उसको जो है वो मेजर करते थे। तो जीरो एरर तो हमने इसका नहीं चेक करना, वो तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं ना, इसमें तो जीरो एरर हमने नहीं चेक करना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है उसके लेवल से नीचे जाके हमने मेनिस्कस को देखना। तो ऐसे तो नहीं है ना, हमने तो बिल्कुल अपनी आई को उसके लेवल पे रखना है, मेनिस्कस के लेवल पे, जो मेनिस्कस का लेवल है वहां पे रखना है, ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं हमने सेवरल बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है एक डायरेक्शन में से, ऐसा तो नहीं है हमने बहुत सारी रीडिंग्स हमें लेने की जरूरत नहीं है। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि हमने बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है और उनका एवरेज निकालना है, तो इसमें इस तरह का कोई एरर नहीं होता। अच्छा, एंड पे वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आई को इन लाइन रखना है मेनिस्कस के बॉटम लेवल से, यानी जो मेनिस्कस का बॉटम लेवल है हमने अपनी आंख को बिल्कुल इस पॉइंट पे रखना है। तो ऐसा ही है, हम जब रीडिंग लेते हैं तो हम अपनी आई को बिल्कुल उसके लेवल पर रखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक दिन में हम जितना पानी कंज्यूम करते हैं, जितना पानी पीते हैं, उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो कहा जाता है ना कि एक दिन में जो है वो 2 से 3 लीटर या 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो लाइन आपने कॉमन सुनी होगी हर जगह, तो हम लीटर्स में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन, जो हमने मेजरिंग सिलेंडर के बाद नेक्स्ट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कैन यानी ऐसा सॉलिड या चीज जो कि सिलेंडर के अंदर पूरी नहीं आ सकती, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से उसको मेजर करते थे।
जिसमें हम एक कैन लेते थे और उसके अंदर हमने यहाँ पे जो है वो एक होल किया होता था और उसके साइड पे हमारा मेजरिंग सिलेंडर पड़ा होता था जिसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं और हम अपने सॉलिड को जो है वो रस्सी बांध के उसको इसके अंदर डिप करते थे। पहले हम वाटर को यहाँ तक फिल कर देते हैं पूरे एंड तक, फिर सॉलिड को रस्सी बांध के इसके अंदर डिप करते थे। जब सॉलिड इसके अंदर डिप हो जाता था तो जितना पानी ऊपर आके ओवरफ्लो होता था वो हमारे पास उसकी क्या होती थी, रीडिंग होती थी उस सॉलिड के वॉल्यूम की। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड को मेजर कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो 2 रॉड्स हैं, सही है, 2 रॉड्स हैं और लेंथ उनकी कितनी है, एक रॉड की लेंथ है 12.321 सेंटीमीटर और दूसरी रॉड की लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर और हमने उनको जो है ना वो साइड बाय साइड रखा हुआ है, यानी एक दूसरे के साथ साथ हमने उन रॉड्स को रखा हुआ है। तो अब हमने ये बताना है कि उनकी जो लेंथ है ना उसमें डिफरेंस कितना आएगा, यानी लेंथ को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आंसर आएगा। तो एक की लेंथ है 12.321, उसमें से हमने माइनस करना है 10.3 को। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 2.021 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास रूल होता है कि हमने हमेशा अपना आंसर जो चाहे हमें कहा जाए या ना कहा जाए, हमने अपना आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक स्टैंडर्ड यूनिट में अपने अपना आंसर लिखना होता है। तो ये आंसर जो है वो स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। इसमें देखें ना हमारे पास इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस और उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही गया है। तो हम जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो एज द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो हमारी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ये है ना जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। यानी तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास वैल्यू है तो हम भी अपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ 2.0 तक लेकर जाएंगे और आगे राउंड ऑफ करने के भी हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अब हमने 1 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो हम इसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। ये तो 5 से लेस देन है ना, तो फिर हम यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देंगे। अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो ये 0 के बजाय 1 हो जाता, और अगर ये 5 होता ना तो भी आगे फर्दर अलग से रूल्स हैं कि अगर ये इवन है तो हमने ऐड नहीं करना, और है तो ऐड करना है, वो भी एक फर्दर अलग से रूल्स हैं। तो अब ये तो हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, तो एज इट इज हमारे पास जो है हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी 2.0 सेंटीमीटर। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है कि हमने अपने लीस्ट प्रिसाइज डिजिट तक इसको क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमारे पास यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू गई है तो हमने भी अपना आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। आगे वो कह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स ने हमारे पास जो है वो मेजरिंग एक वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए सिलेंडर के डायमीटर को क्या किया है, मेजर किया है। तो अब हमने बताना है कि सिलेंडर की उसने जो डायमीटर की रीडिंग्स ली है ना उसमें से करेक्ट रीडिंग हमारे पास कौन सी वाली है। अब हमने वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट देखा है वो क्या है, वो है या तो वो 0.1 मिलीमीटर होता है या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि वैसे भी आपको ये याद होने चाहिए कि लीस्ट काउंट कितना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। अब हमारे पास रीडिंग सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम 0.01 सेंटीमीटर वाली वैल्यू को यहाँ से देख लेते हैं। देखें, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगी ना, तो अब यहाँ पे भी देखिए किस में है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सी वाले में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो थिकनेस ऑफ शीट ऑफ द बुक को मेजर करते हैं, यानी बुक की जो एक शीट है, एक पेज है, इसकी कितनी थिकनेस है, तो इसको इसको कौन मेजर कर सकता है। तो देखिए पीछे हमने अपने एक टॉपिक में ये एक टेबल था जो मैंने आपको उस वक्त भी मार्क करवाया था कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ही हमारे पास एमसीक्यू आ गया ना कि थिकनेस कितनी है बुक की शीट की या बुक के पेज की, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये आपको याद होनी चाहिए, चारों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इनमें से कोई भी आपके पास एमसीक्यू में आ सकती है पेपर में। तो हमारे पास हमारे इस एमसीक्यू नंबर 10 का क्या आंसर होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, जो हमारा लर्निंग बेस था, हमने पीछे से इसको याद किया हुआ है इस वैल्यू को। अच्छा, एक वर्नियर कैलिपर के अंदर वो कह रहे हैं कि 10 स्मॉल डिवीजन है किसके ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर। अच्छा, 10 स्मॉल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है, वो मेन स्केल के ऊपर जो 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना उसके इक्वल है, सही है। आगे वो कह रहे हैं कि अगर हम ये हमने वर्नियर कैलिपर को बड़ी डिटेल से समझा हुआ है। आगे वो कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की वो कितनी है, जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2 स्केल्स होते हैं ना, एक मेन स्केल होता है जो फिक्स्ड होता है और उसके ऊपर हमारे पास एक वर्नियर स्केल होता है जो कि मूवेबल होता है, मूव कर रहा होता है।
अगर हमारे पास जो मेन स्केल है, ये जो नीचे मेन स्केल है, इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी ये जो डिवीजन्स बनी होती हैं, इनमें से जो सबसे छोटे वाली डिवीजन है वो कितनी है, वो 1/2 मिलीमीटर की है। अच्छा, ये जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था कि ये क्या है कि हमने मेन स्केल की जो डिवीजन है उसको डिवाइड करते हैं वर्नियर स्केल की जो टोटल डिवीजन है उनके साथ। तो अभी हमें क्या बताया उन्होंने कि मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है, वो है 0.5 मिलीमीटर ना, और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन हमें कितनी बताई है उन्होंने क्वेश्चन में, वो कितनी है, वो 10 है। तो इसका मतलब अब हम 0.5 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। अच्छा, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर में ना ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चंस है ना वो एक्सरसाइज से ही रिपीट हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग भी, और न्यूमेरिकल्स तो आते ही एक्सरसाइज से, और उसके अलावा एमसीक्यूज भी ज़्यादातर एक्सरसाइज से आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपने अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन हमारी बुक पे जिस पेज नंबर पे, मैंने वो पेज नंबर इस तरह से सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी इस तरह सामने लिखा करें ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। और जो नोटबुक पर होगा, जो बुक पे इसका आंसर एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ, हमने नोटबुक पे उसको लिखना है, तो वो भी मैंने सामने लिख दिया, तो आप उसको भी इस तरह सामने मेंशन कर सकते हैं कि नोटबुक या रजिस्टर पे हुआ हुआ है ये क्वेश्चन, ताकि आप जब कर रहे हो तो आपको ढूंढना ना पड़े, आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ, कि क्या एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर लिखा हुआ है कि नो, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं, कुछ के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, फियर, जैसे कि खौफ है, अक्लमंदी है, प्यार है, या फिर अफेक्शन है, लगाव वगैरह है, तो और इंटेलिजेंस, जहानत, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते। किस तरह नहीं कर सकते, जिस तरह से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, तो उससे हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इनको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन इनको हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनकी मतलब वजाहत कर सकते हैं किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो उसको देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि ये खूबसूरत है, देख कर बताया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, मेजर तो नहीं किया जा सकता ना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना जो उसकी खूबसूरती को मेजर करके दे दे। या फिर क्वालिटेटिवली बताया जा सकता है, क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बोलूँ कि 5 केजी मैंने शुगर ली, तो ये 5 केजी तो क्वांटिटी हो गई ना, और ये वैसे भी फिजिकल क्वांटिटी है कि इसके अंदर यूनिट भी आ गया, और इसके अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई, यूनिट भी आ गया, और इसको मैं इंस्ट्रूमेंट से, वेट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो ये शुगर है ये बहुत अच्छी है या बहुत गुड क्वालिटी की है, तो ये उसके मैंने किस तरह बताया, क्वालिटेटिवली, लेकिन वो गुड है, इस चीज़ को मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकती। अच्छा, उसके अलावा हम इसको किसी चीज़ से कंपेयर करके बता सकते हैं, मुआवज़ना करके किसी भी प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया से। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ का पहले से, प्री होता है पहले से, डिटर्मिन्ड होता है इरादा कर लेना, कोई भी क्राइटेरिया पहले से किसी चीज़ का सेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 96%, तो स्कूल में यही क्राइटेरिया सेट होता है ना, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो इंटेलिजेंट है, जिसके मार्क्स कम है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है ना जो सेट कर दिया गया है कि अगर किसी के 96% मार्क्स आ रहे हैं तो कहा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर उसके कंपैरिजन में किसी के 50% मार्क्स है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। उसके अलावा इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी में ना चीज़ के नंबर्स बना के उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, या जैसे आईक्यू स्कोर वगैरह होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, तो उसके अंदर हम फॉर्मूला या स्टैंडर्ड बना लेते हैं किसी चीज़ का। अच्छा, उसके अलावा सर्वे टेक्निक्स होती हैं, यानी कि हम जैसे किसी अक्सर जो पे ना सर्वे होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में या सैलून्स वगैरह में, जहाँ पे रेटिंग्स लेते हैं वो, तो 5 स्टार रेटिंग है इस जगह की या 4 स्टार है, तो आप जब किसी भी चीज़ की जगह की रेटिंग देखते हैं तो आपको उस पे ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मेजरमेंट क्या होता है और उसके 2 पार्ट्स के नाम लिखें। तो इसका हम आंसर पेज 7 और 8 से देख लेते हैं। ये हमारे पास ना अब पेज नंबर 7 के ऊपर ये मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपने इस तरह से इसको मार्क करके लिख देना है कि ये 1.2
1.2 जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है। 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर है कि मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का, ऐसी क्वांटिटी का जिसे हमें नहीं पता, किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, ऐसी क्वांटिटी जो हमने खुद से स्टैंडर्ड बनाई हुई है और जिसका हमें पता है। फॉर एग्जांपल जब हम वेट करते हैं तो तराजू होता है ना, इस तरह से उसके 2 पल्लड़े से बने होते हैं, तो एक में आपने अपनी अननोन चीज़ रख दी। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर का वेट करना है तो एक में मैंने अपनी शुगर रख दी जो मैंने वेट करनी है, जिसका मुझे अभी वेट नहीं पता, और दूसरी तरफ हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, जैसे 5 केजी का वेट होगा, एक 1 केजी का होगा, हाफ केजी का, इस तरह के वेट्स मैं यहाँ पे रखती जाऊंगी और इसको मैं कंपेयर करूंगी। तो जब भी हम किसी अननोन क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अपनी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और उसकी वैल्यू का पता लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट, यानी पैमाइश करना। अब हमारे पास जो भी मेजरमेंट होती है ना, उसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख लें, इसको आगे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे पास 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हर मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया ना 5 केजी हमारे पास शुगर है, तो 5 इसमें क्या है, नंबर, और केजी किलोग्राम इसका क्या है, यूनिट है। तो हर मेजरमेंट के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड वो है कि हमें मेजरमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ी। तो हमने अपने वैसे भी लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से भी पढ़ा हुआ है कि जब हमने यूनिट्स को देखा था कि किस तरह से लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तो वहां पे एक इशू ये आया था कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह के यूनिट्स यूज होते थे, और जब उनके दरमियान ट्रेड वगैरह, तिजारत या फिर कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते थे, तो उसमें उनको कंफ्यूजन हो जाती थी, क्योंकि वो सब कंट्रीज होते वो डिफरेंट तरह के यूनिट्स और डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते थे। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाए जिसको हर इंसान यूज करे। और वैसे भी पहले तो अपनी कंट्रीज में भी ये होता था कि कोई इंसान जो वो हाथ से पैमाइश करता था, इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था अपने पैमाइश मेजरमेंट के ना, इस तरह के उन्होंने रखे हुए थे स्टैंडर्ड्स कि हाथ से या एक हाथ जितना या 4 कदम दूर, इस तरह वाले जो है ना, अपने कदम से या फिर इस तरह से फुट स्टेप से वो करते थे। लेकिन अब किसी इंसान के फुट स्टेप ज्यादा है, कोई इंसान ज्यादा बड़ा कदम उठाता है, कोई छोटा कदम उठाता है, या हाथों की लेंथ भी तो डिफरेंट है ना, किसी का हाथ ज्यादा बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाती थी मेजरमेंट में। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था जिसको सब यूज कर सकें, जो एक मेजरमेंट का एक यूनिट हो जो सेम रहे, हर किसी के लिए सेम हो, कंसिस्टेंट हो, लगातार हो, मुसलसल हो, यानी बार बार चेंज ना होता, और एक एक्यूरेट, हमें रिलायबल, एक प्रॉपर अच्छी मेजरमेंट दे। और इसकी वजह से हर इंसान जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता था अपने रिजल्ट्स को और कंपेयर कर सकता था रिजल्ट्स को, सही मुवाजना भी कर सकता था, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना। अगर 1 मीटर का स्केल है तो हर बंदे के लिए वो 1 मीटर उतना ही है उस स्केल का। लेकिन अगर एक बंदा हाथ से नाप रहा है, अगर मैं एक हाथ से नाप के बोल दूं कि मुझे इस बुक का इतने साइज की एक बुक चाहिए, एक हाथ के साइज की बुक चाहिए, लेकिन मैं जिसको बोल रही हूँ, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल नोटबुक चाहिए, रजिस्टर चाहिए, मैं बोलूँ मुझे अपने हाथ के साइज का एक रजिस्टर चाहिए, और जिसको मैंने बोला है वो रजिस्टर लाने के लिए, उसके हाथ का साइज मेरे हाथ के साइज से क्या पता डबल हो, बहुत बड़ा हो उसका हाथ, मेरा हाथ इतना बड़ा ना हो, उसका हाथ थोड़ा बड़ा हो, तो फिर वो एक्यूरेट तो ना हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 मीटर लेंथ की ये चीज चाहिए और उस स्केल से मेजर करके 1 मीटर लेंथ की लाए, तो वो तो यूनिट हमेशा सेम रहेगा। तो इस वजह से साइंस के लिए डिफरेंट कंट्रीज में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को करने के लिए एक्सचेंज, या ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है जब घरों की, तो उसमें भी तो कितनी मेजरमेंट्स यूज होती हैं, दीवारों की लेंथ, हर चीज की लेंथ वगैरह भी नापी जाती है। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी मेजरमेंट के। आगे वो कह रहे हैं कि 3 बेस क्वांटिटीज के नाम लिखें और 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखें। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली नेम्स भी लिख सकते हैं बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज के, लेकिन एग्जाम में ना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग जो है उसकी डेफिनेशन भी पहले लिखें। तो पहले बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसके यूनिट की हेडिंग देके तीनों यूनिट्स, और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके यूनिट्स। अच्छा, इसमें अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं भी मिल रही ना, तो जब मैंने आपको ये करवाया था टॉपिक, तो मैंने आपको ये करवाए थे, आपको अगर याद हो तो डिफरेंस लिखवाया था कि ये इस तरह से डिफरेंस आ जाता है पेपर में। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ना, वो इनकी डेफिनेशन का ही है। ये बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन है कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी क्वांटिटी से नहीं बनती, सही है, ये बेस होती हैं, बुनियाद होती हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, वो बेस क्वांटिटीज से ही डिराइव की जाती है, यानी ये खुद नहीं बनी होती, बल्कि बेस क्वांटिटीज को, 1 या 2 बेस क्वांटिटीज को जोड़ के डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं।
जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है कि फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो एरिया है मतलब लेंथ जो होती है मीटर्स में, लेकिन जो एरिया है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। लेंथ का जो यूनिट था मीटर, उसको ही यूज करते हुए एरिया का यूनिट बनाया गया। तो लेंथ तो बेस थी, लेकिन एरिया क्या हो गया डिराइव्ड, क्योंकि लेंथ के यूनिट को यूज करते हुए एरिया का यूनिट बना है। अब ये जो पेज नंबर 8 है ना, यहाँ पे इस टेबल में आपको बेस क्वांटिटीज बताई हुई हैं। इनमें से कोई भी 3 बेस क्वांटिटीज, एनी 3 बेस क्वांटिटीज आप जो है इसमें से कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। ये जो टेबल है ना, ये टेबल 1.3 जो पेज नंबर 9 पर है, इसमें आपको बताई हुई है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसमें से भी कोई सी 3 आप जो है वो कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। आपने देखना है कि उसकी क्वांटिटी भी लिखे लास्ट में, उसका यूनिट भी लिखे और उसका सिंबल भी लिखे। तो कोई भी 3 आप इसमें से क्वांटिटीज को इस तरह से पहली 3 कर लें, या जो भी बीच में से आपको ईजी लग रही है, उसका यूनिट और सिंबल सब आपने साथ करना है। अब आगे वो पूछ रहे हैं कि किस एसआई यूनिट को यूज करते हुए आप जो है वो डेस्क की, यानी एक टेबल की, किसी भी डेस्क की टेबल की आप हाइट को मेजर कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई को, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास ना ये आंसर है कि हम जो डेस्क की हाइट है ना उसको मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में, क्योंकि किलोमीटर लेंथ है ना, हाइट जो है वो लेंथ होगी उसकी, तो किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, या मिलीमीटर में होता है तो मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो डेस्क की जो हाइट है उसको हम सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, जो कि एक एक्यूरेट है, प्रॉपर, एक अच्छा रिलायबल रिजल्ट और एक कंसिस्टेंट मेजरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो है कि हमने जितने भी एसआई बेस यूनिट्स है, कितने हमारे पास 7 होते हैं ना टोटल बेस यूनिट्स, जो बेस होते हैं, जो किसी से भी डिराइव नहीं होते, तो उनका नेम भी लिखना है और उनका सिंबल भी लिखना है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 8 पर। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.6 का भी यही आंसर है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में इसके 3 एनी 3 किए थे ना उस वाले में, लेकिन अब इसमें आपने ये पूरा एज इट इज ना टेबल बना देना है सर, जिसमें आपने सारे बेस यूनिट्स, पहले बेस यूनिट्स की आपने डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने इसका टेबल बना देना। इसकी डेफिनेशन वो नहीं है जो पीछे बेस क्वांटिटीज वाली की थी, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे आपको ड्राइव्ड यूनिट्स की हेडिंग नजर आ रही है ना, तो वहां पे बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने ये वाली ना बेस यूनिट्स की डेफिनेशन लिखनी है कि ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ना तो किसी दूसरे यूनिट से डिराइव होते हैं और ना ही इनको रिजॉल्व यानी कि ब्रेक डाउन किया जा सकता है और ज्यादा छोटे या और ज्यादा बेसिक यूनिट्स में। और इसके बाद हमारे पास जो है वो 7 जो क्वांटिटीज का टेबल है ना, जो हमने देख लिया है, वो एज इट इज आपने टेबल बना देना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई प्रीफिक्सेस इज यूज, के प्रीफिक्स को हम यूज क्यों करते हैं, और 3 सब मल्टीपल्स और 3 जो है हमने मल्टीपल्स बताने हैं प्रीफिक्सेस के, और साथ में उनके सिंबल्स भी लिखने हैं। तो ये ना इसका आंसर मैंने आपके पास लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि हम प्रीफिक्सेस, पहले हमारे पास क्या है कि प्रीफिक्सेस जो है वो ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको हम 10 की पावर में लिखते हैं, यानी 10 की पावर, 10 के ऊपर हमारे पास कुछ भी पावर आ जाएगी। कि ऐसे जैसे हमारे पास एक बड़ा सा यूनिट है 5, ये हमारे पास ना इस तरह से एक आ गया है वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू है, सही है। अब हमने इसको इस तरह से लिखना या स्टडी करना या देखना बहुत डिफिकल्ट है ना, इसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है कि एक भी जीरो कम ज्यादा होगा तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे और साथ में हम 10 की पावर में ये जितने जीरोस हैं वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। तो अब ये इस तरह से इजी हो गया ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो 10 की पावर में हम लिखते हैं प्रीफिक्सेस को। उसके अलावा ये प्रीफिक्सेस जो है ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसान कर देते हैं किसी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी को या फिर बहुत छोटी को। जैसे ये 5 वाली, तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, या फिर इस तरह भी होती है हमारे पास 0.0000004, इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं, तो उसमें हम जो है वो क्या करते हैं, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में जब लिख देते हैं तो हमें इनको लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में, बातचीत में भी आसानी हो जाती है, उसको लिखने में, उसको कैलकुलेट करने में, और उसकी मेजरमेंट में भी हमें क्या हो जाती है, आसानी। उसके बाद अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि 3 जो है ना वो इसके सब मल्टीपल्स बताएं और 3 मल्टीपल्स बताएं। सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो यूनिट को छोटा कर देते हैं, यानी इनकी जो वैल्यूज है ना वो नेगेटिव में होती हैं और ये यूनिट को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ ना कि एक मिलीमीटर, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, ये मिली है ना 10 की पावर -3, तो अगर मैं लिखूं 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि मिली की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.001 मीटर। तो इसने क्या कर दिया, मीटर के यूनिट को कितना छोटा कर दिया, तो ये जो है वो छोटा कर देते हैं यूनिट्स को, और ये नेगेटिव में होते हैं। तो अब इसमें मैंने आपके पास 3 लिखे हैं, मिली जिसका सिंबल m है और जिसकी वैल्यू 10 की पावर -3 है, माइक्रो जिसका सिंबल ये बनाया है मैंने माइक्रो का और 10 की पावर -6 इसकी वैल्यू, और उसके बाद नैनो जिसका सिंबल n है और 10 की पावर -9 इसकी वैल्यू है।
उसके बाद उन्होंने बोले हैं कि 3 हमने जो है वो मल्टीपल्स भी लिखने हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये यूनिट को बड़ा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर, तो अब किलो क्या होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो अब इसने मीटर को कितना बड़ा कर दिया, 1000 कर दिया, तो ये जो है वो यूनिट को बड़ा कर देते हैं। अब इसमें मैंने किलो लिखा है 10 की पावर 3, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। मेगा है 10 की पावर 6 और यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, एम है। गीगा का सिंबल क्या है, जी, और इसका यूनिट क्या है 10 की पावर 9। अच्छा, आगे इन्होंने बोला व्हाट इज मेंट बाय, इसमें इन्होंने ना ये वैल्यूज लिखे हैं जिनके साथ ये बेस यूनिट्स है ना, मीटर, सेकंड, ये भी मीटर, ये भी सेकंड, ये सब बेस यूनिट्स हैं, और इनके साथ इन्होंने लगाए हुए हैं ये प्रीफिक्सेस। अब हमने प्रीफिक्सेस की वैल्यूज साथ लिख के ना इनको लिख देना है। अब इनकी वैल्यूज आपने कैसे लिखनी है, आपने वो जो टेबल दिया हुआ है ना पेज नंबर 10 पर प्रीफिक्सेस का टेबल, वो पूरा आपने याद करना है उस निमोनिक से, जो मैंने आपको निमोनिक सिखाया है। और वीडियो में जो लेक्चर है ना इसका, इस टॉपिक का, उसमें मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया कि आपने इसको कैसे याद रखना है। अच्छा, अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे याद करना है, और उस निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये क्या है 5 पिकोमीटर, तो अब ये क्या हो जाएगा 5, और पिको की वैल्यू, पिको क्या होता है 10 की पावर -12, और साथ में हमारे पास मीटर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, 15 नैनो सेकंड क्या है 15, और साथ में हम नैनो की वैल्यू लिख देंगे। नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। ये वैल्यूज अपने सारी उस टेबल से याद कर लेनी है। 6 माइक्रोमीटर, 6 लिखेंगे, और साथ में माइक्रो हमारे पास क्या होता है 10 की पावर -6, और मीटर जो है हमारे पास वो एज इट इज साथ आ जाएगा, जो कि बेस यूनिट है। सब में हमने बस प्रीफिक्सेस की वैल्यूज लिखते जाना है। अच्छा, 5, और ये फेम्टो लिखा हुआ है, फेम्टो भी हमने एमसीक्यू में भी किया था। ये फेम्टो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -15, और मीटर आपने जो है वो इसका एज इट इज साथ लिख देना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि हमने बताना है कि वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज किया जा सकता है, उसका पर्पस क्या है, उसके 2 मेन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। उसके अलावा उसका लीस्ट काउंट हम कैसे पता कर सकते हैं, और फिर उसके जीरो एरर से क्या मतलब है। ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए और इनका आंसर पेज नंबर 12 और 13 पर इन चारों क्वेश्चन का आंसर है। तो अब उसका आंसर देखते हैं हम। अच्छा, तो जो पहला इसमें से पार्ट था ना कि वर्नियर कैलिपर को किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए यूज किया जाता है, उसका आंसर आपके पास ना ये है। ये 1.9 के ए पार्ट का आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन के, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल लेंस को 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, 1/10 का क्या मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10, जो कि होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर तक की छोटी लेंस को ये मेजर कर सकता है। और उसके अलावा ये थिकनेस को, डायामीटर को, विड्थ को और डेप्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर कर सकता है। थिकनेस क्या होता है, उसकी चौड़ाई। डायामीटर क्या होता है कि ये मैंने यहाँ पे आपको जब लेक्चर में समझाया कि ये एक सर्कल है, इसके सेंटर से जो पॉइंट गुजरते हैं इसको हम कहते हैं इसका डायामीटर। विड्थ कहते हैं हम उसकी चौड़ाई को, डेप्थ कहते हैं गहराई को। तो ये जो है ये वर्नियर कैलिपर को इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि इसके पार्ट्स के नाम बताएं। बी पार्ट में वो हमसे ये पूछ रहे हैं, तो इसके जो ये स्केल है ना, इसके ऊपर 2 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 स्केल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स भी लिख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है। एक मेन स्केल होते हैं जिसके ऊपर जो है हर मार्किंग, यानी हर जो छोटी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की होती है। इस तरह से हर छोटी डिवीजन जो है ना इसके ऊपर, वो एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की होती है। और उसके बाद उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है जो कि मूव कर रहा होता है, मूवेबल होता है। अच्छा, और उसके ऊपर हमने देखा था कि 10 पार्ट्स बने होते हैं, 9 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है, और कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ हुआ होता है 10 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने सी पार्ट में हमसे पूछा था कि हम इसके लीस्ट काउंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया था ना कि लीस्ट काउंट के 2 मेथड्स हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं और नीचे वाला भी लिख सकते हैं। वैसे ज्यादा बेहतर है कि ये वाला लिख लेना, ये जो पहले वाला है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो इसके सी पार्ट का आंसर है 1.9 शॉर्ट क्वेश्चन के। लीस्ट काउंट हम वर्नियर कैलिपर का कैसे मेजर कर सकते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन को हम माइनस करेंगे एक वर्नियर स्केल डिवीजन से। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है कि मेन स्केल की डिवीजन, जो कि अभी हमने देखा ना कि मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन जो है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर की होती है। तो मेन स्केल डिवीजन को हमने माइनस किस में से करना है, वर्नियर स्केल की डिवीजन में से। अब वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या होगी कि देखिए वर्नियर स्केल के ऊपर 10 पार्ट्स हैं और लेंथ कितनी है 9 मिलीमीटर, यानी कि ये फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये जो है ना एक इतनी सी ये जो इसकी ये बना हुआ सिलेंड्रिकल, ये 9 मिलीमीटर का है ये लेंथ, और इसको 10 पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब एक पार्ट कितने का होगा, तो हम 9 को 10 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो एक पार्ट जो वो 0.9 मिलीमीटर का बना। समझ आ रही है आपको ये बात
कि 9 मिलीमीटर उसकी टोटल लेंथ थी और हमने उसको 10 पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड। अब हमने देखना है एक पार्ट कितने का बनेगा, तो हम 9 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्ट हो गया 0.9 मिलीमीटर का। तो मेन स्केल डिवीजन में से हमने वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर हमारे पास आई है उसको हमने माइनस कर दिया, तो लीस्ट काउंट हमारे पास इसका आ गया 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास जो है वो इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट जो इसका डी पार्ट है ना, उसमें उन्होंने पूछा कि जीरो एरर क्या होता है, तो ये डी पार्ट का आंसर है कि अगर हम जो है वो इसके जॉज को, जो हमारे लेक्चर उसमें मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दिखा के एक्सप्लेन किया कि जो दोनों जॉज होते हैं ना वर्नियर कैलिपर की, ये जो यहाँ पे ये दोनों जॉज हैं, ये इसके, इनको अगर हम क्लोज कर दें, यानी ये तो स्केल मूवेबल है ना, इसको हम मूव करवा के ना स्केल को पीछे ले जाएं और इन दोनों जॉज को बिल्कुल क्या कर दें, क्लोज कर दें, आपस में दोनों मिल जाएं, क्लोज हो जाएं। क्लोज होने के बाद ये जो मेन स्केल के ऊपर जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, अगर ये दोनों जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, तो इसका मतलब जो है वो इसके अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं है। और अगर ना मिल रहे हो तो इसका मतलब इसमें जीरो एरर जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखे ना, ये जीरो आगे जा रहा है और यहाँ पे जीरो जो है वो पीछे जा रहा है, तो दोनों जीरो नहीं मिल रहे आपस में। अगर दोनों जीरो ऐसे एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मिल रहे हो ना, तो इसका मतलब कि जो है वो जीरो एरर नहीं है। तो अगर हम जॉस को ए और बी को मैच कर देंगे, तो जीरो जो है वो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करे एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी एरर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। वैसे तो यहाँ तक काफी है इसका आंसर। अगर आप लोग चाहें तो नेक्स्ट पेज पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर को ना, कि हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसको प्लस करते हैं, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको एक एक लाइन में बताना चाहें, एक दो लाइंस में, तो बता सकते हैं, वरना इतना आंसर जो है वो इनफ है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है ना, उसमें से उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो हमने लीस्ट काउंट बताना है कि क्या होता है। उसके बाद उन्होंने हमें ये डायग्राम दिखाई है जिसमें उन्होंने वर्नियर स्केल की रीडिंग को शो किया है और उसके अलावा फिगर में ना, और हमने उसकी लेंथ को बताना है। अब लीस्ट काउंट जो है ना, उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है पेज नंबर 12 पर। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। आपने ना पेपर में इसी तरह हेडिंग देनी है, पहले लीस्ट काउंट की हेडिंग देख के उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये आपके पास 1.10 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे जो छोटी मेजरमेंट होती है ना, जो वो ले सकता है इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटी मेजरमेंट जो वो मेजर कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। उसके बाद ये तो आपने वैसे भी पिछले आंसर में याद किया हुआ है और आपने इसको याद भी रखना है अपने एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, हर चीज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। तो आपने ये भी साथ लिखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर की हेडिंग देके आपने ये जो सारा हमने अभी देखा है ना पिछले क्वेश्चन में, तो आपने इस तरह से इसका लीस्ट काउंट भी लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये 0.1 तो है ना मिलीमीटर में, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास सेंटीमीटर में भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में ना हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाता है। तो 0.1 मिलीमीटर है और 0.01 सेंटीमीटर है ये आंसर। अब यहाँ पे ना आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में उन्होंने हमें बोला है कि हमने लेंथ बतानी है इसकी। अब देखें, लेंथ बताने के लिए ना पहले हमने मेन स्केल की भी रीडिंग लेनी है और वर्नियर स्केल की भी रीडिंग लेनी है, और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम इसको लिखते हैं और अपनी लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम मेन स्केल की रीडिंग ले लेते हैं। वो रीडिंग हम कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल के जीरो आने से पीछे पीछे मेन स्केल की जितने भी डिजिट्स आ जाते हैं वो उसकी रीडिंग होती है। अब ये है वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे, इससे पीछे पीछे मेन स्केल की रीडिंग क्या बनी है, ये 2 है, ये 2.5 है, और 2.5 के बाद एक ही डिजिट सिर्फ और आया है, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या बनी है, 2.6 सेंटीमीटर हमारे पास है। सॉरी, मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास बनी है 2.6 सेंटीमीटर। तो हमने वर्नियर स्केल के जीरो से पीछे पीछे जितने भी हमारे पास मेन स्केल के पॉइंट्स बनते हैं ना, वो उसकी रीडिंग आ जाएगी। पहले मेन स्केल की रीडिंग ले ली। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम ऐसे लेते हैं कि हम वर्नियर स्केल का वो डिजिट देखते हैं, जो जाके वो लाइन देखते हैं जो ऊपर जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, मतलब एग्जैक्टली उसके साथ जाके मैच करे। अब देखिए, ये जो 5 वाली लाइन है, 3 वाली, ये वाली जो है ना, ये भी थोड़ी सी जो है ना वो आगे जा रही है, लेकिन ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये कितनी बनी, ये तो जीरो है ना, इससे आगे 1 2 3 4 और ये है 5th लाइन। इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ गई है, 5। अब हमने ये दोनों रीडिंग्स ले ली। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से फॉर्मूले में इसको लगाना है और किस तरह से पेपर में इसको प्रेजेंट करना है। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखा रही हूँ। पेपर में ना आपने इसको ऐसे ही नहीं लिख देना बस के 2.6 और 5 हमारे पास आ गया। आपने प्रॉपर इसको इस तरह से लिखना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और आपको इसमें फुल मार्क्स मिले। तो आपने पहले लीस्ट काउंट की हेडिंग देके लीस्ट काउंट लिख देना है, और उसके बाद आपने वर्नियर लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल की हेडिंग देके वो लिखना है, और फिर लेंथ की हेडिंग देके आपने उसके नीचे ये पॉइंट्स लिखने हैं।
कि गिवन फिगर में हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग 2.6 है और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो कौन सी है, 5th डिवीजन है। तो अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले लेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारी बुक में ही बताया हुआ है, वर्नियर स्केल वाले जो आपका वर्नियर कैलिपर वाला है ना टॉपिक, उसके अंदर कि हम कैसे टोटल लेंथ पता करते हैं कि पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं और उसमें हम प्लस करते हैं किसको, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 2.6 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट कितने, अभी हमने देखा कि 0.1 तो वो मिलीमीटर में है ना, लेकिन सेंटीमीटर्स में कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमने बीच में कर दिया प्लस इसका लीस्ट काउंट और साथ में हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग से, जो कि क्या थी, 5 थी। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2.65 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो लेंथ है वो क्या आई है, वो आई है 2.65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमारा जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जो कौन सी रीडिंग है ए, बी और सी में से जो कि करेक्ट है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने जब ये पढ़ा है ना स्केल वाला, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने रीडिंग लेनी है तो हमने अपने आई लेवल को रीडिंग के एग्जैक्टली ऊपर रखना है, यानी कि ना हमने उसको साइड से देखना है ना इस साइड से देखना है, दो लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से, एग्जैक्टली ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हमें रीडिंग गलत नजर आएगी, यहाँ से भी गलत नजर आएगी। तो इसका मतलब हमारा आई लेवल जब रीडिंग के एग्जैक्टली ऊपर होगा तो ही रीडिंग हमें सही पता चलेगी, और वो कौन सी रीडिंग है, वो बी पॉइंट वाली रीडिंग है, और वो क्या है, वो 6.0 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि ए, बी एंड सी में से जो बी है ना, बी शोज द एग्जैक्ट लेंथ बिकॉज आई इज एग्जैक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर, वरना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ए, बी, सी पॉइंट्स में से ही पूछा है कि कौन सा पॉइंट जो है वो सही रीडिंग शो करे। तो आपने ये लाइन एज इट इज जो है वो अपने आंसर में लिख देनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मैंने हर टॉपिक के डिटेल लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जाके उस टॉपिक को डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपनी आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज जो है लेक्चर्स है उनकी आपको साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे।